वेलकम। मैं राधा कृष्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सेना में जाति आधारित रेजिमेंट क्यों बना हुआ है। ये मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और लालू यादव की जो पार्टी है, आपको पता है कि वो जो राजनीति होती है वहाँ पर जातिवादी राजनीति होती है और इस समय मांग उठ रही है, अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है। बड़े ही जोरों शोरों से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठ रही है और ये नई मांग नहीं है, 2017 से है, ठीक है। और चमार रेजिमेंट भी बनाने की मांग उठ रही है। अब ये दोनों है क्या, ठीक है, क्यों मांग उठ रही है, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों ने किस तरीके से वीरता दिखाई हुई थी जिसलिए ये लोग मांग रहे हैं। रजांगला का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और कैसे चमार रेजिमेंट ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो ये कहती हैं कि जो ये सेना में जो ये मान लिया गया है कि केवल कुछ जाति के लोग ही वीर होते हैं, बाकी जातियों के लोग वीर नहीं होते। क्या ये सच है? क्या ये आज के डेट में इस पैरामीटर पर जो अंग्रेज इस पैरामीटर को बनाए हुए थे, क्या उसको आज भी माना जाना उचित है? अगला, राष्ट्रपति का जो बॉडीगार्ड की टुकड़ी होती है, जो लाल कपड़े पहन करके घोड़े से चलते हैं, वो लोग उसमें केवल और केवल राजपूत और जाट दो ही तरह के लोग वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और जाति के लोगों को उस टुकड़ी में जो है नहीं जाने दिया जाता है। और सेना में अगर बात करें, जो सबसे एलीट क्लास होता है, जो सबसे अच्छा क्लास होता है, जो सबसे मजबूत लोग माने जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। तो क्या केवल राजपूत और जाट ही दो ऐसे जाति हैं जो वहाँ पर पहुँच सकती है? अन्य जातियों को क्यों वहाँ नहीं पहुँचने दिया जा रहा है? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा जो है क्वेश्चन खड़ा करती हैं। तो बने रहेंगे हम लोग अंत तक और देखेंगे कि कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारे देश में। तो चीज़ें कुछ क्लियर होकर के सामने आएंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या अहीर रेजिमेंट बनेगा या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और चमार रेजिमेंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इन सारी चीज़ों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए अगला 10 मिनट तक। ध्यान देंगे, वर्तमान समय में हमारे देश में जो इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री का मतलब कहते हैं, सेना में जो इन्फेंट्री है उसको कहते हैं कि जो पैदल सेना, ठीक है। पैदल सेना में माना यह जाता है कि इस समय 19 रेजिमेंट्स हैं, जिसमें जो रेजिमेंट बने हुए हैं वो अधिकतम जाति आधारित पर बने हुए हैं, ठीक है, जैसे राजपूत रेजिमेंट वगैरह, ठीक है। फिर कुछ कम्युनिटी आधार पर बने हुए हैं जैसे गोरखा रेजिमेंट, और फिर कुछ क्षेत्र आधार पर बने हुए हैं। क्लियर है? लेकिन समस्या यहां पर कम्युनिटी और क्षेत्र वाले को लेकर के नहीं है, मुख्य समस्या यहां जाति वाले को लेकर के, ठीक है। ध्यान देंगे यहां पर पूरे चीज को समझने के लिए, पूरे खेल को समझने के लिए हम लोगों को 3 भागों में समझना पड़ेगा। पहला तो 1857 की क्रांति के पहले की क्या स्थिति थी, और दूसरा 1857 के बाद की क्या क्रांति हुई, और तीसरा हम लोग देखेंगे कि आजादी के बाद क्या हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रेंड के आधार पर हम लोग समझ पाएंगे कि क्या ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1857 से पहले आप ये समझिए कि जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो अंग्रेज यहां पर एक व्यापारी बन करके आए थे। शुरू में उनकी रक्षा के लिए इंग्लैंड से ही लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों ने विस्तार किया भारत में, तो भारत के विशेष रूप से 3 क्षेत्रों से, ये मद्रास, ठीक है, और ये आपका कोलकाता, और इधर जो है बॉम्बे, ये 3 जगहों पर इन लोगों ने अपनी पकड़ बनाई और यहां पर इन लोगों ने
सेना की स्थापना की। और ये जो सेना की स्थापना की, ये सेना जो है क्षेत्र के नाम से थी। क्लियर? लेकिन 1857 की क्रांति में अगर आप ये जान रहे हो तो मंगल पांडे या जो लोग भी थे, विद्रोह करने वाले लोग थे, वो बंगाल से ही ज्यादा लोग थे। ठीक है? और ये देखा अंग्रेजों ने अंत में कि अगर हम लोग क्षेत्रीय टुकड़ियां बना करके रखते हैं सेना की, तो जब ये रिवोल्ट करेंगी, जब ये विरोध करेंगी, तो बड़ी ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है? तो 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के पहले क्षेत्रीय टुकड़ियां बनी हुई थी। ठीक है? क्षेत्र के नामों पर सेना बनी हुई थी। लेकिन 1857 के बाद जब विद्रोह खत्म हुआ तो एक कमीशन बनाया गया। इसको याद रखिएगा, जोनाथन पील कमीशन। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? जोनाथन पील कमीशन, जोनाथन पील कमीशन की स्थापना हुई। और ये जोनाथन पील कमीशन ने क्या किया कि इन्होंने पूरे देश में लोगों को दो भागों में बांट दिया। ठीक है? दो भागों में बांट दिया। बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्शियल कैटेगरी के हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमार्शियल कैटेगरी के हैं। मार्शियल का मतलब बोला कि वो लोग जो शरीर से तंदुरुस्त लोग होते हैं और लड़ाई में भाग लेते हैं, वो लोग लड़ाके जो लोग हैं उन्हें मार्शियल कहा गया। और जो लोग ऐशो आराम की जिंदगी या जो उस तरह के लड़ाके नहीं होते हैं, नहीं पसंद करते हैं लड़ाई लड़ना, उनको नॉन मार्शियल माना गया। क्लियर है? तो मार्शियल में जो है मुख्य रूप से यहां पर चाहे वो गोरखा रहे हो, ठीक है, चाहे राजपूत रहे हो, चाहे सिख रहे हो, ठीक, इन लोगों को माना गया कि ये लोग जो है लड़ाके लोग हैं। और बाकी लोगों को जैसे ब्राह्मण हुए या जो यहां पर चमार रेजिमेंट की बात हम कर रहे हैं वो लोग हुए, तो उनको माना गया कि ये लोग लड़ाके नहीं हैं। तो वहां से उठा करके, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, इस जोनाथन पील कमीशन के आधार पर अंग्रेजों ने जाति आधारित, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने शुरू किया था जाति आधारित रेजिमेंट बनाना शुरू किया। ठीक है? जाति आधारित रेजिमेंट बना करके सेनाओं को ट्रेन किया। ठीक है? अब उसका फायदा यह मिलने लगा कि एक जाति के लोग थे तो उनके अंदर बॉन्डिंग अलग तरह की थी, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी थी। ठीक है? जिसका फायदा अंग्रेजों को मिलने लगा, उसको वो और आगे बढ़ाते गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इतने चालाक लोग थे कि जब इनको जरूरत पड़ी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना की और जरूरत पड़ी, तो इन्होंने नॉन मार्शियल कैटेगरी से उठा करके ब्राह्मण, या जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है, ब्राह्मण रेजिमेंट बना दिया। ब्राह्मण रेजिमेंट बनाया, फिर बाद में इसको जो है खत्म कर दिया। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन लोगों ने चमार रेजिमेंट बनाया। क्यों? क्योंकि उनको सेना की आवश्यकता थी। ठीक है? चमार रेजिमेंट बनाया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर चमार रेजिमेंट के लोगों ने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया। ढेर सारे लोगों ने आजाद हिंद फौज, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई सेना को समर्थन कर दिया। और इसलिए अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को उस समय डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया। समझ आ रही है बात? यानी चमार रेजिमेंट बना हुआ था, उसे हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया, रीजन आपको पता चल चुका है। ठीक है? तो ये जो कहानी थी जोनाथन पील कमीशन की, उस समय उन लोगों ने ये मान लिया कि कुछ जाति के लोग होते हैं जो वीर होते हैं, कुछ जाति के लोग होते हैं जो लड़ाके होते हैं, बाकी जाति के लोग लड़ाके नहीं होते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद देश आजाद होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद देश आजाद होता है। ठीक है? देश आजाद होता है 1947 में जब, तो उसके बाद से लगातार कई कमिटियां बनाई गई। ठीक है? कई समितियां बनाई गई, कई कमेटी बनाई गई कि आखिर में हो क्या इस पर।
ठीक है। तो जितनी समितियां जो है बनाई गई, किसी ने भी कभी भी यह सिफारिश नहीं की कि इसको हटा दिया जाए। कौन सा? ये जो जाति आधारित जो रेजिमेंट बने हुए हैं, जैसे राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, वगैरह वगैरह, ठीक है, बोला कि इनको हटाने का कोई भी जो है कहीं से सिफारिश नहीं आई। यहां तक समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। 2016-17 में जब मनोहर पार्रिकर रक्षा मंत्री थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि संसद में कि आखिर में ऐसा क्यों है कि अभी भी हम लोग राष्ट्रीय एकता के ऊपर जाति को रख रहे हैं। तो उन्होंने लिखित जवाब दिया था, ठीक है। लिखित जवाब यह था कि सेना, ये जो सेना है वो इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब है पैदल सेना है, और ये बॉर्डर पर खड़े होते हैं बंदूक लेकर के एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, और सेना से दूसरे विपक्षी सेना से लड़ने के लिए। तो ऐसे में इनके बीच आपस में बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इसके पिछले जितने युद्ध हुए हैं उसमें इसके कारण, इस बॉन्डिंग के कारण इन लोगों को, यानी हमारी सेना को बड़ा फायदा हुआ है। इसलिए हम लोग इसको रेजिमेंट, जो जाति आधारित रेजिमेंट है, उसको समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग नई कोई भी जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनाएंगे। 1947 यानी आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी रेजिमेंट ऐसी नहीं बनी है जो जाति आधारित हो। समझ आ रही है बात? यह मुद्दा और गर्माता कब है? जब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की नियुक्ति होती है, जो आप देखते हैं टुकड़ी होती है, यह मुद्दा उस समय और गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ी मानी जाती है कि सेना की सर्वोच्च टुकड़ी है, सबसे मजबूत टुकड़ी मानी जाती है, सबसे एलीट क्लास उसको माना जाता है, और उसमें केवल राजपूत जा सकते हैं, और जाटों में दो तरह के जाट केवल जा सकते हैं, एक हिंदू जाट और एक सिख जाट। मुस्लिम जाट वो भी नहीं जा सकता है इसमें। समझ आ रही बात? तो जब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की टुकड़ी की नियुक्ति होती है तो उसमें केवल दो ही जाति के लोग जाते हैं। तो फिर यहां पर क्वेश्चन उठने लगता है कि आखिर में जब यहां पर इतनी ये हो रही है समस्या, यानी कि जो राजपूत लोग हैं और जो जाट लोग हैं, इनको प्रिफरेंशियल कैटेगरी में रखा जा रहा है, यानी कि इनको इस जगह पर, इस पद पर पहुंचने के लिए, यानी कि ये बॉडीगार्ड की जो टुकड़ी है उसमें पहुंचने के लिए इनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो कि असमानता को दर्शा रहा है। समझ आ रही बात? कोर्ट में भी लोग कई बार गए, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया, बोला कि यह सेना की अपना अंदरूनी मामला है और इस पर हम लोग कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चमार रेजिमेंट और अहीर रेजिमेंट की जो मांग की गई थी। ठीक है, चमार रेजिमेंट की मांग लगातार जो भीमसेना के प्रमुख हैं चंद्रशेखर, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो एक सेना बनाई गई थी, जो आजादी में सुभाष चंद्र बोस के साथ एकदम जो है कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई किया था जिन लोगों ने, उनके नाम पर भी एक रेजिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? सबसे ज्यादा ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही है। अब अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे बेस है, उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1962 में 1962 में जब युद्ध हुआ हमारा चाइना से, तो हम लोग उतना तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे सबको पता है, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक उस समय इच्छा शक्ति थी युद्ध लड़ने की, वो थी नहीं। ठीक है, हम लोग हिंदू चीनी भाई भाई करते थे। ठीक, तो 1962 में हम लोग तैयार थे नहीं उतने, और चीनी सैनिक पूरा तैयार थे। युद्ध होता है, ध्यान देंगे मेरी बात, यहां पर युद्ध होता है 1962 में, और उस युद्ध में एक जगह है रजांगला। ध्यान दीजिएगा, बस अगला 2 मिनट में खत्म होगा। रजांगला, ठीक है, रजांगला में एक जगह है चुसुल। चुसुल हम लोगों ने अड्डा बनाया था चुसुल पर। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक है कुमाऊं रेजिमेंट। हमारे देश में एक कुमाऊं रेजिमेंट है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की 13th बटालियन में
13th बटालियन में 120 लोग यहां पर तैनात थे और 5,000 सैनिक आते हैं चाइना के और युद्ध शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ ऐसी स्थिति में थे कि हमारी जो तोपें थी, हमारी तोपों के बीच एक पर्वत आ जा रहा था, पहाड़ आ जा रहा था, इसलिए हमारी तोपों का जो मतलब जो पहुंच था वो चाइना के सैनिकों तक नहीं हो पा रहा था। तो ऊपर से आदेश आया कि आप लोग हट सकते हो तो हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पीछे हट सकते हो, चाइना को कब्जा करने दो। क्लियर? लेकिन उस समय ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर कि कितने जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी अहीर, मतलब कि अहीर जाति के लोगों ने। उसकी एक गाथा है, समझिएगा इसको, कि यहां पर ये जो 13th बटालियन थी उसमें कुल 120 लोग थे, कहा जाता है 124 लोग थे, जिसमें 120 सैनिक थे, सिपाही थे, तो 120 माना जाएगा। ये जो यादव लोग थे, अहीर लोग थे। ठीक है, अहीर का मतलब समझते हैं आप लोग। अहीर जो है, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सर्प को मारे थे तो अहि मतलब होता है सर्प और अहीर का मतलब होता है सर्प का मर्दन करने वाला। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जब सर्प को मारे थे तो उनका नाम अहीर पड़ गया था। क्लियर है? तो इसलिए यादवों को अहीर भी कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर कि जो ये युद्ध हुआ उसमें हम लोगों के पास कोई बहुत बड़ा जो है रिसोर्स नहीं था, कुछ मशीन गन या कुछ जो है हमारे पास इनफैंट, मतलब कुछ हमारे पास जो है जो आर्टिलरी थी, लेकिन जो चाइनीज लोग थे उनके पास बेहद ही मॉडर्न जो है उस समय के जितने आर्टिलरीज थे वो उनके पास थे। ठीक है, और सुबह 3:47 पर युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, भारत की ओर से 120 लोग थे और चाइना की तरफ से 5,000 लोग थे। और हमारे भारतीय सैनिकों ने, ये जो इसमें बात की जा रही 120 अहीर लोग थे, ये लोगों ने वहां पर उन लोगों को 8:30 बजे तक, दिन में 8:30 बजे तक रोक के रखा और उनके करीब 1,500 सिपाहियों को मार गिराया। 120 में से, मतलब 120 लोगों ने 1,500 को मार गिराया। इस 120 में से 114 लोग जो है वीरगति को प्राप्त हुए। और तब से यह माना जाने लगा कि जो अहीर लोग हैं वो लोग बड़े ही जो है लड़ाकू लोग हैं। तो उस समय से लेकर के आज ये माना जाता है कि अभी जो मांग उठ रही है कि जब शौर्य पराक्रम के आधार पर ही राजपूत रेजिमेंट या इस तरीके के रेजिमेंट बन सकते हैं, तो क्यों अहीर रेजिमेंट नहीं बन सकता? या तो सबको खत्म कर दो, और अगर और सब रेजिमेंट रखे हो तो अहीर रेजिमेंट भी बनाओ, ऐसा मांग है। किसका? ऐसा मांग है ऑल इंडिया यादव महासभा की, ऐसी मांग है समाजवादी पार्टी की, ऐसी मांग है लालू यादव के पार्टी की। क्लियर है? तो अब ये मांग, ध्यान दीजिएगा, मुलायम यादव भी जो है, मुलायम सिंह यादव भी रक्षा मंत्री रहे, उनके रक्षा मंत्री के समय में भी ये मांग उठी थी, लेकिन उस समय भी अहीर रेजिमेंट नहीं बनाया जा सका। क्यों नहीं बनाया जा सका? क्योंकि 1947 के बाद से यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी रेजिमेंट जाति के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। समझ आ रही है बात? अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें ये जो 120 लोगों का रेजिमेंट था, या यूं कहें कि 120 लोगों की ये जो टुकड़ी थी 13 बटालियन, इसमें जो इसको लीड कर रहे थे उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। ठीक है, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। इस 120 में से 114 लोग मारे गए थे, 5 लोगों को चाइना ने पकड़ लिया था और एक आदमी केवल बचा था जो लौट करके वापस आकर के भारतवासियों को बताया कि आखिर में हुआ क्या क्या था वहां पर। ठीक है, और जब 3 महीने बाद जाकर के लोगों ने देखा तो यह पाया कि हमारे सैनिकों ने, उनका हाथ अगर घायल हो गया, हाथ उस लायक नहीं रहा, तो उन लोगों ने अपने पैरों में मशीन गन बांध करके लोगों को मार गिराया था।
तो 120 लोग 1,500 लोगों को मार के गिरा देते हैं। ये अपने आप में माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक शौर्य गाथा के रूप में माना जाता है। ठीक है, तब से लेकर के लगातार ये मांग उठती आई है कि अहीर रेजिमेंट बनाया जाए, अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपना राय व्यक्त करें कि क्या ये सब चीजें जो हो रही हैं ये होती रहनी चाहिए? क्या ऐसा होता रहना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड में केवल यही 2 लोगों को जगह मिलनी चाहिए? क्या जो अंग्रेज नीति बनाए थे उस समय जाति के आधार पर, क्या वो कंटिन्यू रहनी चाहिए? क्या सबको समाप्त कर देना चाहिए? या अगर सब है तो अहीर रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट को भी जो है जगह दिया जाना चाहिए? जब ये 2 रेजिमेंट का नाम आएगा तो फिर और सारे जो है आएंगे कि हमारे रेजिमेंट को भी नाम दिया जाए। ठीक है, तो इन सब सवालों का जवाब आप भी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए। बने रहने के लिए धन्यवाद।